जिन जिन लोगों तक ये वाला पॉडकास्ट पहुंचा है, इट वाज प्री डेस्टिन्ड फॉर देम। वेद कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है जो कि बस कुछ चुने हुए लोग कर सकते हैं। ये हमारा धरोहर है। अगर आपका जन्म इस धरती पे हुआ है, आप इन वेदों को अपना मान सकते हो। सबसे फैसिनेटिंग चीज आपको क्या लगी है? बिफोर क्राइस्ट मित्रा बिकम्स अ कल्ट फिगर इन रोमन एम्पायर। मित्रा का बर्थ डेट क्या होगा? December 25th। उफ। वैदिक एरा में बाकी एशिया में क्या हो रहा था? इंद्र भगवान यूरोप तक पहुंचे कैसे? ज़्यूस कैसे बने? क्या आइस एज भी ऑन था? अथर्ववेद। अथर्ववेद को कुछ लोग डरते भी थे। आज के टर्म में जो काला जादू बोलते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हो, किसी को इंजरी दे सकते हो। ओके, आप कह रहे हो कि असुरा एक्चुअली एक शब्द था पावरफुल डेटी के लिए। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन वुड बी अ डेटी कॉल्ड बाल। को माना जाता था कि वो कोई भी विश फुलफिल कर सकते थे। उसके लिए बिगेस्ट सैक्रिफाइस, कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज? वरुण भगवान की वर्शिप वैसे होती है क्या आजकल? वरुणा को भी असुरा बोला गया है, इंटरेस्टिंगली। हैज अ नोज इन हिज हैंड। मतलब क्या? ब्रेकिंग अ ओथ टेकन इन वरुणा's नेम वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। जो लर्निंग्स वैदिक रिसर्च से निकल के आएंगे, आप बहुत सारे मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर पाओगे। ये भी अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 500 साल बाद या इवन 100 साल बाद कौन से डेटीज नए आ सकते हैं। वाओ वाओ। जय हिंद। अश्रिस भाई का स्वागत है फिर से। जय हिंद। कैसे हो ब्रदर? ऑल ग्रेट। वी गॉट एन आवर्स ब्रेक फ्रॉम द लास्ट वन। ऑडियंस को शायद एक मंथ जितनी लंबी ब्रेक मिली है। हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस टॉपिक? मतलब ऋग्वेद, इंद्र भगवान का जो टॉपिक है, जो हमने पाक करा उस पॉडकास्ट में। आई थिंक वी इंट्रोड्यूस्ड हमारे ऑडियंस को, हम इंद्र के बर्निंग फायर से इंट्रोड्यूस किए, विच फॉर्म्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इस वाले एपिसोड में आई वांट टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द अदर साइड, द वाटर साइड ऑफ वरुणा, एंड हाउ दे बोथ सॉर्ट ऑफ गो हैंड इन हैंड। हर कल्चर को, इंडो यूरोपियन कल्चर के हर कल्चर को एक चॉइस लेना था। क्या वो डिज़ायर को पिक करेंगे या एक्सेप्टेंस को पिक करेंगे? इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे हमने ये डिसीजन नहीं लिया। हमने दोनों को हाथ में पकड़ के लिया। सो दिस इज द पार्ट, स्टोरी ऑफ द सेकेंड पार्ट which complements the first. ओके, डिज़ायर और एक्सेप्टेंस दोनों को अपनाया, मतलब क्या? मतलब you either become something like America, जहाँ पे you know it's just about the winners and जो homeless हैं, जो हैं उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, or you become someone just like who's not really interested in like these worldly things and you're just concerned about welfare of people, and वो दोनों करना बहुत मुश्किल है। बट इंडिया में somehow you know this mixed approach जो हमने किया, जैसे इवन नेहरू जी ने जब स्टार्ट किया, he said will be a mixed economy, right? We won't choose socialism entirely or capitalism, we'll mix the two, and I think it is that tradition where we don't choose an extremity, we do both at the same time, and yeah, I hope this episode will put a limelight on that. इस एपिसोड की शुरुआत से पहले हम बात कर रहे थे असैसिन्स क्रीड के बारे में। एक वीडियो गेम कॉन्सेप्ट है जहाँ बताया जाता है कि आपके खून में ही आपके पितरूज की मेमोरीज छिपी हुई है। बिल्कुल। अक्सर आपके लास्ट नेम, आपके भारतीय सरनेम की वजह से आपको खुद के पूर्वजों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चलती है। जैसे बहुत सारे सरनेम्स में वेदों को ध्यान में रखते हुए वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। Was it a title? Was it a classification? क्या हो रहा था? वेल, इंडिया में सरनेम्स का एक पूरा अपना स्टोरी है, राइट? जहाँ पे पूरी फैमिली का काम था इन वेदों को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। हर एक शाखा बस याद नहीं करती थी, उसको फॉरवर्ड याद करना, बैकवर्ड याद करना, मंत्र को ऐसे याद करना कि एक सिलेबल को 2 बार आप रिपीट कर रहे हो, 3 बार आप रिपीट कर रहे हो। दिस इज लाइक पुशिंग माइंड, स्मृति जो मेमोरी होता है उसका लिमिट तक जाना, वो हमने किया है, विच इज़ इनक्रेडिबल। आई थिंक नो अदर कल्चर हैज़ डन दैट। और ये सब किया जाता था ताकि भूल से भी एक मात्रा इधर उधर ना हो। एंड तो ये जो पूरे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया
जो सबने बलिदान दिए इतना ये यादों को बरकरार रखने के लिए, सल्यूट टू दैट स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री। जो आपने पिछले एपिसोड के अंत में कहा कि दिल से एक पुकार निकल रही थी आपके लाइफ में कि यार मेरे को ऋग्वेद पढ़ना है, और फिर ऋग्वेद ने आपको मोटिवेशन दे दी, फिर आपने जाकर अथर्ववेद क्यों स्टडी करा? एक तो क्यूरियोसिटी था कि चलो ऋग्वेद में इतना डिटेल है, तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर बाकी वेदों को स्टार्ट किया। टाइम कितना लगा? टू बी ऑनेस्ट, समवेयर आई गॉट इनटू द फ्लो 1 साल पहले, अराउंड दिस टाइम। मैं अपने वीडियोस पे लैंग्वेज पे वीडियोस बनाता, तेलुगु, तमिल, बंगाली। मुझे बहुत प्यार लगता था वो सब करने के लिए, बट आई फील आफ्टर अ वाइल जब मैं देखा कि लोग झगड़ रहे हैं लैंग्वेजेस को लेकर, लोगों को बुली किया जा रहा है कि तुम मेरी भाषा नहीं बोलते, तुम ये भाषा नहीं बोलते, सो मुझे लगा कुछ तो कमी है। लाइक इट्स नॉट ब्रिंगिंग, माई वीडियोज़ आर प्रॉबेबली वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं दुनिया में जो मैं चाहता हूँ कि भाषाएं लोगों को जोड़नी चाहिए। किसी भाषा को कभी भी किसी को एलिनेट करने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ इन दैट स्पिरिट मुझे लगा कि मुझे ऐसे किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना है जो सबको जोड़े, जो कॉमन सबका हो, एंड दैट इज़ हाउ वेद्स केम इनटू द पर्सपेक्टिव। बिकॉज आप पंजाब से हो या केरला से हो या मणिपुर से है, हम सब वेदों को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करते हैं। आपने पिछले एपिसोड में कहा कि ऋग्वेद को एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक की तरह भी समझा जा सकता है। आपके वीडियो से मेरे को ये पता चला है कि जब आप अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद को ब्रेक डाउन करते हो ना, उसमें सोसाइटी की कमेंट्री भी होती है कि एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ क्या था, यू नो, एंड वील गेट इनटू दैट। आई थिंक वो एक पूरी सेक्शन रहेगी। बिल्कुल। पशु बलि, अश्वमेध यज्ञ, ऑल दैट वी नीड टू ब्रिंग दोज थॉट्स टू द फोरफ्रंट कि ये सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है। बट एक ओपन एंडेड सवाल से शुरुआत करूंगा। ओपन एंडेड सवाल ये है कि ऋग्वेद के अलावा ये जो 3 वेद है, आपने तीनों की पढ़ाई करी है, सबसे फैसिनेटिंग चीज आपको क्या लगी है? कि इन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स एक्चुअली ये निषेध किया जाता है कि वेदों को एज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, उसको बस मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए ही पढ़ो। तो आई वॉज इन अ वे डूइंग एग्जैक्टली विपरीत ऑफ व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द गुरु शिष्य परंपरा। मुझे आई गेस वो इंसाइटफुल लगा बिकॉज ये दृष्टिकोण से बहुत कम लोगों ने अध्ययन किया था। दृष्टिकोण से कि लेट्स जस्ट सी कि वेदों में लिखा क्या है। Okay. Everyone came to the Veda with an agenda, I felt. Like the right wing wanted to sort of feel good about the past of culture. The left wing wanted to suggest कि सारी बुराइयाँ, सारी inequality यहीं से निकले हैं। तो so I feel मेरे लाइफ में कुछ सुधार नहीं चाहिए था। मैं तंग आ गया था एंड टू सम लेवल मैं गुस्सा भी था कि हर कोई अपने तरीके से कुछ बोल रहा है, बट कहीं ये नहीं बोल रहा कि लिखा क्या है, एग्जैक्ट बताओ कि वर्स में क्या लिखा हुआ है। बढ़िया यार, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। मतलब हाँ, एक भक्ति भाव है, एक श्रद्धा है, एक लोगों को बोला जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यजुर्वेद में मंत्र ऐसे हैं कि हे इंद्र, आपकी दया से मेरे मूंग में वृद्धि हो, मेरे चावल में वृद्धि हो, मेरे आटे में वृद्धि हो, ज्वार में वृद्धि हो, एंड ऐसे कर करके 12-13 क्रॉप्स का मेंशन्ड है। दैट्स सच अ यूनिक वे ऑफ लाइक लुकिंग एट, आपको इससे उनकी श्रद्धा भी पता चल रही है एंड उस टाइम पे क्या एग्रीकल्चर चल रहा था वो भी पता चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्लूज हैं जो कि मे बी वेदों का मेन फोकस नहीं है, उससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। सोसाइटी कैसे सोच रही थी, क्या कर रही थी, एंड ऑल ऑफ दिस इज फिटिंग ब्यूटिफुली विद मॉडर्न रिसर्च। सो आई वुड से रादर देन सीइंग द वेदास एज कि वो हमारे प्राइड में बूस्ट करे, कि वो हमारा पास्ट कितना भव्य था, दैट इज गुड, बट आई थिंक वी शुड स्वॉलो द बिटर पिल। अगर कुछ कड़वा है उसे निगलो, क्योंकि वो सच है। सच गिव्स यू पावर। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर आप ग्रेविटी पे बिलीव करना छोड़ दिए तो मैजिकली आप उड़ने नहीं लगोगे, ग्रेविटी विल स्टिल वर्क बिकॉज वो सच है। तो ट्रूथ को आप बिलीव कर सकते हो चाहे आपका मन लगा है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स देना चाहोगे टू एक्सप्लेन दिस थॉट? बिटर पिल्स क्या है? बिटर पिल्स ऑफ द फैक्ट दैट टू स्टार्ट ऑफ कि एसिमिलेशन हुआ है, गॉड्स हैव नॉट ऑलवेज बीन द सेम। हमारे जो मॉडर्न गॉड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं कल्चर के साथ, वो इवॉल्व हुए हैं टाइम्स के साथ, और वो क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हमने क्या डिसीजंस लिए, क्या वो अच्छे थे या बुरे थे। अनदर थिंग इज़ कि हम सब एक
हैं इन स्पिरिट, बट हमारे ओरिजिन्स आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जोग्राफिकली. कोई मिडिल ईस्ट से हमारे ट्राइब्स आए हैं, कहीं पे वो नॉर्थ इंडिया से आए हैं, कहीं पे सदर्न यूरोप से आए हैं, कुछ यहाँ पे बसे थे बहुत टाइम से पहले. ऑल ऑफ दैट गिव्स यू अबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि क्यों लोग अलग हैं, क्यों कुछ कल्चर्स ज़्यादा उग्र हैं, क्यों कुछ कल्चर्स चाहते हैं शांत रहना. ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम ट्रूथफुली अंडरस्टैंडिंग. एंड इससे लाइक जो यूनिटी है, जो हम यूनिटी बात करते हैं, यूनिटी इज नॉट आइडेंटिकलिटी कि सब कोई एक है इसलिए हम एक हैं. नहीं, हम सब कोई इंडियन कल्चर में एक नया चीज़ डालते हैं जो यूनिक है, जो हमारे अलावा और कोई नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता. बंगालीज जो चीज़ में अच्छे हैं वो गुजरातीज उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, गुजरातीज और किसी चीज़ में हैं. एंड ये सारी चीज़ों का कौन कैसे आया था, दैट उसका सच हमें वेदों में मिलता है. तो अगर हम जब एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ कि वो एक चीज़ से हमने फाइंड आउट किया वेदा से, बट आप उसको इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट. यू नो कि ये रीजन में लोग चाहते हैं मटीरियलिस्टिक होना, सो यू विल अप्रोच देम इन अ सर्टेन वे. बट कहीं पे यू आर लाइक नहीं, दीज आर मोर अर्थली कल्चर्स. दिस इज वेयर saying कि oh try to be like the best person in your friend circle, that kind of marketing will not work. So apply हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, but we have to reach at those गूढ़ सत्य. वाओ, अब सजेस्ट कर रहे हो कि जो लर्निंग्स वैदिक रिसर्च से निकल के आएंगे आप बहुत सारे मॉडर्न डे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर पाओगे. बिल्कुल. बिजनेस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, मे बी न्यूरो साइंस. Definitely. Like I think the way dots connect, it's not linear at all. एक बार हमें एक पैटर्न दिख जाता है, वो पैटर्न हमें मल्टीपल जगहों पे दिखता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने असिमिलेशन का ये स्टोरी देखा कि कैसे इंद्र ऋग्वेद में आते हैं, लेकिन लेटर प्रजापति करके एक डेटी हैं जो यजुर्वेद में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं. प्रजापति ओके. जी, who is proto Brahma, we can say. वाओ. Yeah. So Prajapati basically is credited to have created the whole world by sacrificing parts of his body. तो अपने अंगों को खंड खंड करके उन्होंने दुनिया के डिफरेंट चीज़ों को बनाए हैं. और यही स्टोरी हमें नॉर्स मिथोलॉजी में भी दिखता है, यही स्टोरी हमें पर्शियन मिथोलॉजी में भी दिखता है. एंड ये कॉमनैलिटीज़ फिर हमें बताते हैं कि एक्चुअली हुआ कैसे होगा. तो दिस इज टेलिंग यू सोसाइटी में क्या पैटर्न है जो अभी भी चल रहा है. एंड हम ये भी अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी 500 साल बाद या इवन 100 साल बाद कौन से डेटीज नए आ सकते हैं जो कि अभी हुए नहीं हैं. वाओ. ओके, यू हैव एनी प्रेडिक्शंस? I think creativity के around there will be like माता सरस्वती is there, but the kind of innovation उसके अराउंड जैसे विश्वकर्मा है, वैसे सेंट्रिक प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक डेटी वर्शिप आई फील इज गोइंग टू कम. एंड जैसे I think we are going to enter like a very individualistic era, like with all the AI. Now everything can be customized according to you. So I feel society में धीरे धीरे everyone will want a kind of God that represents themselves. जैसे हम इष्ट देव का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, राइट. तो आई थिंक यू कैन लिव अ लाइफ जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने प्रवृत्तियों के मुताबिक उस एक क्रिएटर को अपने एस्पेक्ट से वर्शिप कर सकते हो. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू डेटीज विल इमर्ज. अब उनमें से कौन से स्टैंड आउट करेंगे, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. बट अभी जैसा लग रहा है एक उग्र भाव जो है ना, जो कि बहुत टाइम तक सप्रेस था, जैसे आप भैरव जी के बारे में डिस्कस करते हैं, भैरव एंड इंद्र भी उसी कैटेगरी में, जैसे काली माँ भी हैं. सो वो एक वाइब है उनका. आई फील दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर डोमिनेंट. ओके. अभी रिवाइंड करते फिर से अथर्ववेद. या आई फील कि ये इस पूरे पॉडकास्ट की मेन थीम है. ये लॉजिक कहाँ से निकल के आता है कि अथर्ववेद में ऑकल्ट अंदरूनी शक्तियों के बारे में चीज़ें लिखी हुई है? व्हाट इज़ दिस लॉजिक? एंड अथर्ववेद और अगम शास्त्र में फ़र्क क्या है? बिकॉज तंत्र में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं या जो टेक्निक्स है, दिस इट कम्स आउट ऑफ द अगम शास्त्र. ओवर टू यू. सो आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना इम्पॉर्टेंट है. अथर्ववेद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसे एक वेद का दर्जा नहीं मिला था.
ऐसा क्यों हुआ? बाकी 3 एज़ वी सेड कि वो राजा महाराजा, वो एक एलीट ग्रुप के लिए था। वो एक उनका उनका भाव है कि हाउ टू बिल्ड अ सिविलाइजेशन, डिज़ायर करो, इच्छा करो। अथर्ववेद का फोकस ये सब नहीं है। एंड ऑल्सो कॉम्पोजिशनली बाकी 3 जो वेद हैं उनको प्राइमरली हम बोल सकते हैं अंगिरस ऋषि के फैमिली और रिलेटेड ऋषियों ने उन्होंने कंपोज किया है उसको, जो इवेंचुअली बस जाते हैं गंगा दोआब में। बट अथर्ववेद का ज्योग्राफिकल फोकस और उसका कॉम्पोजिशनल फोकस दोनों अलग है। अथर्ववेद को मेनली कॉम्पोजिशन मिला है भृगु ऋषियों के द्वारा। सो भृगुओं को अभी भार्गव भी बोला जाता है, भृगु से ओरिजिनेट भार्गव। और उनका जो फोकस है वो गंगा हार्टलैंड नहीं है, वो आउटस्कर्ट्स है। गुजरात में एक शहर है भरूच करके, उसका पहले नाम भृगु कच्छ था, भृगु कक्ष। तो वो दैट वाज द रीजन जहाँ पे भृगुज रहते थे। एंड दैट रीजन, गुजरात का जो रीजन है, इट्स अ ओशन पोर्ट, तो वहाँ से सारा ट्रेड होता था। तो दिस ग्रुप ऑफ पीपल वेर मोर used to diversity, more used to foreigners, because we see a lot of mention of even Asura, जो कि is based on that region of Assyria। अभी बोला जाता है वहाँ पे एक सिटी था अशुर करके, तो वो सब के रेफरेंसेस भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो द फोकस इज डिफरेंट, देखने का नजरिया अथर्ववेद में अलग है। असीरियन एम्पायर, जो कि वो तो वरुणा को भी असुरा बोला गया है इंटरेस्टिंगली। सो असुरा अभी इज a bad term, is a like connotes a negative deity, but it seems like asura meant like a powerful deity at one time, and this can be an influence of that region because वहाँ पे asura worship was so strong। ओके, यहाँ थोड़ा पॉज करके बैठना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमने लिंग्विस्टिक्स को हाईलाइट करा था। फॉर एग्जाम्पल पिछले एपिसोड में आपने ज़्यूस मेंशन करा था। ओरिजिनल वैदिक डेटी इज द्याउस। ओके, अभी असीरियन एक बहुत मशहूर एम्पायर होता था, असीरियन एम्पायर। आप कह रहे हो कि असीरियन शब्द और असुर से कुछ लेना देना है। इसी पॉडकास्ट पर हमने बहुत सालों पहले ना एक ज़ोरास्ट्रियन एक्सपर्ट के साथ एक बहुत बढ़िया एपिसोड करा था। उन्होंने भी कहा था कि अहूरा Mazda, it's a flip side of our word asura। बिल्कुल। Let's expand our conversation from just Indian subcontinent to Asia। बिल्कुल। Right? Yeah। Over to you। आप थोड़ा सा जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली समझाओ कि वैदिक एरा में बाकी एशिया में क्या हो रहा था, और इंद्र भगवान यूरोप तक पहुंचे कैसे, ज़्यूस कैसे बने, क्या आइस एज भी ऑन था? दैट्स अ होल अदर एंगल। ओवर टू यू। सो आई विल स्टार्ट विद अथर्ववेद इटसेल्फ। श्योर, दैट्स द फोकस। सो अथर्ववेद का नाम बहुत चेंज हुआ है। इफ यू सी ऑल अदर वेद्स, ऋग्वेद, ऋग का मतलब पोएट्री, ठीक है, फिर सामवेद, साम का मतलब म्यूजिक, यजुर्वेद, यजुस का मतलब सैक्रिफाइस, यज्ञ। बट अथर्ववेद में अथर्व इज नॉट अ नाउन, it's not a thing that you do in the yajna. Atharvan comes from the rishi group of rishis, and guess what, Atharvan is what you call the name of priests in Zoroastrianism। okay, तो ईरान के जो priests थे उनको अथर्वन कहा जाता था। अथर्वन। वाह। एंड जोग्राफिकली स्पीकिंग अभी तो पाकिस्तान ये सब बन गया, अफगानिस्तान, बट ऑल दैट वाज इंडिया एट वन पॉइंट। एंड वो जो था पर्शिया, वो भी सेम ही कल्चर था। अगर आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में देखोगे, linguistically speaking, Arabic, Hebrew, all these are not Indo-European languages. They are Semitic languages. They have a different kind of history. Us region mein, the only Indo-European language is Persian. So Persian, and even that darar we see today, Shia, Sunni, right? Sunni is the established Arabic side and Shia is the established Persian side. So Persia ka ek bahut, you're going to cover this in future podcasts, but Persia was kind of like as integral to India as like today Rajasthan is or something। a lot of words we find in the Vedas जो कि आगे जाके ईरान के फिर words बनते हैं, like the Pahlavi, the script before Arabic came and had influence, it was called the Pahlavi script। Now the Pahlav people are mentioned in the Vedas,
The Parthians are called the Parthavs. And so there are a lot of connections that we see here. Again, there is this researcher who I forget the name of, but he had proposed that the Avesta text, क्या वो दरअसल अथर्ववेद का लॉस्ट वन हाफ हो सकता है. सो इट्स लाइक ए कॉमन कल्चर था जो कि बोथ अवेस्ता भी कंपोज किया और अथर्ववेद भी कंपोज किया, और वो काइंड ऑफ स्प्लिट हो गए. एंड अवेस्ता वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ एंड अथर्ववेद यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ. That is one of the theories proposed by them, which is why could also be the reason why अथर्ववेद was seen as a different thing, because वो एक अलग ट्रेडिशन से आता है. वो वैदिक मेन वैदिक लीनिएज के दृष्टिकोण से वो हटके है. सो दिस इज दिस ज्योग्राफी जहाँ पे ईरान सिट्स इन द मिडल ऑफ Indo-European culture and the Semitic culture. So that region, Persia wala, has also been very dynamic, very creative people, and many parallels with Indians. Jaise the love for astronomy, right? The love for poetry. All of these things are something that connects the Persian and the Indian culture. And I would even say, like, before even Zoroaster came, we were two brother cultures. We were like one kind of a thing, and Zoroastrianism ke saath that inversion starts happening, where they literally have mantras in Avesta to drive away Indra. Like, Indra, go away. Indra is the demon in the Zoroastrian culture. सेम जो हमारे में असुरा. बिल्कुल, हमारे में जो इन्वर्जन हुआ. सो इट सीम्स लाइक क्या हुआ होगा कि एक काइंड ऑफ एक डिसअग्रीमेंट हुआ होगा बिटवीन दीज टू कल्चर्स, विच इज़ नथिंग न्यू इन द इंडो यूरोपियन थिंग. ये झगड़ा ब्रदर्स में, ये मनमुटाव होना, दिस इज़ अ कॉमन थिंग दैट we see in the future also. So but that is something it was almost like a rebellion by this character called Zarathustra, Zoroaster, and I think he was the first kind of a reformer of religion. जैसे हमारे कल्चर में भी कितने सारे रिफॉर्मर्स आए, राइट? लाइक टगोर आए, विवेकानंद जी आए. Zarathustra was one such I would say like a person who later becomes like a very revered figure, a deity. Location obviously influences philosophy. Very much. Right? Yeah. मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि पंजाबी हरियाणवी के बीच सिमिलैरिटीज हैं, इवन कल्चरली, इवन इन द पीपल. सेम थिंग ऑन अ कंट्री लेवल. बिल्कुल. ईरान इज अ क्रॉस बिटवीन द मिडिल ईस्ट एंड इंडिया. बिल्कुल. इन मेनी मेनी वेज. इफ यू सी लाइक रीजन्स जो कोस्ट के अराउंड रहते हैं, राइट? लाइक जो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, समथिंग अबाउट वाटर makes people softer, chilled out, calmer. Jamaican. Jamaican. I got that, the Jamaican vibe. But जहाँ पे वही डेजर्ट होता है, जहाँ पे ड्राइनेस होता है, it kind of pushes because you can't chill in that scenarios. You have to think about every day, any hardship, right? जो बहुत cold भी हो जाए, that is when you can't chill, you can't celebrate, you can't dance all the time. You have to think about survival every single moment. So definitely like climate का एक बहुत बड़ा role है in how people get shaped. Personalities definitely. Okay. बैक टू ये असुरा एंगल. आप कह रहे हो कि असुरा एक्चुअली एक शब्द था पावरफुल डेटी के लिए. पावरफुल डेटी. परहैप्स सम उग्र देवता. It was a word for another उग्र देवता. A fatherly figure. It was mostly like एक ancestor worship का प्रतीक था. तो उस रीजन पे जो अभी हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, वो एक टाइम पे बिफोर द एब्राहमिक कल्चर जिसने बहुत रिफॉर्म किया है उस रीजन को, उससे पहले देयर वर मल्टीट्यूड्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. बहुत देवताएं और वैसे माने जाते थे, बट डोंट थिंक कि देवता मतलब हमारे देवता. उनके अलग एक ट्रेडिशन था, उनका एक अलग एक कस्टम था, और उनमें से आई थिंक द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन वुड बी अ डेटी कॉल्ड बाल. हॉरर मूवी जोन. या जो एप्स्टीन फाइल्स के देवता माने जाते. बिल्कुल वही. एंड उनको माना जाता था कि वो कोई भी विश फुलफिल कर सकते थे लोगों के लिए, एंड उसके लिए एक सैक्रिफाइस आपको देना होता था. बाल का एक बड़ा सा स्टैचू था उस टाइम पे, और उसमें बहुत सारे खांचे बने होते थे, एंड खांचे होते थे एक हायरार्की में. सबसे लोअर खांचा में आप एक बकरी दे सकते थे, आप एक कुछ जानवर खरीद के दे सकते थे, तो उसमें आपको थोड़ा पुण्य मिलता. फिर
और थोड़ा देते तो एक बुल दे सकते थे, बफलो दे सकते थे, उससे ज़्यादा मिलता। ऐसे कर करके बहुत सारे लेवल्स होते थे जहाँ पे आप सैक्रिफाइस दे सकते हो। एंड द बिगेस्ट सैक्रिफाइस, कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज? ह्यूमन। या योर फर्स्ट बॉर्न बेबी, उफ। आपके पहले संतान को अगर आप दो तो बाल सबसे ज़्यादा आपसे खुश होते थे, माना जाता था। सो आफ्टर दैट जो रिफॉर्म हुए, एब्राहमिक रिफॉर्म्स, इन्होंने ये सारे वर्शिप्स को हटा दिया एंड एस्टैब्लिश किया कि अच्छाई पे फोकस करो, अच्छी चीज़ों पे करो। सो इवन दो हम एब्राहमिक कल्चर्स को डिबेट करते हैं, बट आई डू थिंक कि उस रीजन के लिए इट वाज अ गुड रिफॉर्म। बट इन सेइंग दैट, इन टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस, हम्म। हमारे जो एक्चुअल देवता देवी है यहाँ भी बली प्रथा होती है। यहाँ पे भी बलि प्रथा होती है, बट आई फील इंडिया में खासियत है, वी हैव द spirit of the Gita, the spirit of the Vedas, the whole सात्विक, राजसिक, तामसिक beautifully play, so that हम ऐसे extremes में कभी नहीं जाते. But that philosophy and that kind of thing does not exist उस टाइम पे. बैक टू भारत। Yeah. यार लिखा क्या है अथर्ववेद में? वो एक्चुअली कोर क्वेश्चन है। राइट, 20 पार्ट्स हैं अथर्ववेद के। लास्ट दो एज वी डिस्कस्ड, वो अथर्ववेद को अप्रूवल देने के लिए वो 2 ऐड किए गए थे, उसको कोर अथर्ववेद का माना नहीं जाता, तो हम 18 पे फोकस करेंगे। जो पहले 7 हैं, दैट इज वेयर ऑल द अकल्ट कम्स इनटू बीइंग, एंड माना जाता है कि ये अथर्ववेद का ओल्डेस्ट लेयर है, बाकी सब बाद में ऐड किए गए होंगे। अकल्ट अब हिंदी में कैसे समझाओगे? अकल्ट आप मान सकते हो कि I think like the low brow way of saying it would be jadoo tona. But a little upper would be like कुछ तकनीक, कुछ तरीके, कुछ मंत्र जिससे चीज़ें हो सकते हैं, नुस्खे, you could say it like that. And those नुस्खे go from anywhere from treating a cut, a wound, अगर आपको चोट लग जाए तो उसको हील कैसे कर सकते हैं किसी प्लांट से, टू समथिंग लाइक आप अपने शत्रु का वध कैसे कर सकते हो। एंड अथर्ववेद डज नॉट टेक इट सेल्फ वेरी लाइक हाँ मैं तो लाइक उच्च वेद हूँ। अथर्ववेद का 3rd मंत्र, स्टार्टिंग से 3rd मंत्र इज अबाउट हाउ कैन यू पास यूरिन प्रॉपरली। हाँ, यूरिन आप कैसे, पेशाब अच्छी से आप कैसे कर सकते हो, मंत्र है उसके लिए मंत्र है। अगर आपका पेशाब पास नहीं हो रहा, देन यू कैन चैंट दैट मंत्र एंड वो ठीक हो जाएगा। अथर्ववेद का 3rd मंत्र, 3rd मंत्र लाइक फर्स्ट चैप्टर का 3rd ही, देन लाइक नेक्स्ट वाला कुछ और हो जाएगा कि अगर आपको सांप ने काटा है तो आप कैसे इलाज कर सकते हो। तो यू कैन सी कि जो एक्चुअल बाकी 3 वेदों के वो देखते होंगे और बोलते हैं क्या हम यहाँ पे विल का बात कर रहे हैं, एम्बिशन का बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे सांप काटना और ये सब बिच्छू विच्छू इस सब का बात कर रहे हो। बिकॉज अथर्ववेद वॉज नॉट फॉर राजा महाराजा पीपल, इट वॉज फॉर लोकल पीपल, इट वॉज फॉर कॉमन पीपल जिनके कॉमन प्रॉब्लम्स होते थे। सो दैट इज वाई अथर्ववेद को थोड़ा लाइक नॉट अ टाइप, वो टाइप का वो वाइब था उसमें। एंड अथर्ववेद को कुछ लोग डरते भी थे, बिकॉज उसमें आप किसी पे सॉर्ट ऑफ आज के टर्म में जो काला जादू बोलते हैं, उस टाइम पे उसे अभिचारिका बोलते थे। अभिचारिका, हाँ, अभिचारा मंत्रों से आप किसी पे किसी का नुकसान कर सकते हो, किसी को इंजुरी दे सकते हो, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, और उनको काउंटर करने के लिए भी देयर वर रिवर्स मंत्रास, कि अगर किसी ने आप पे किया है तो आप अपने प्रोटेक्शन स्पेल्स वर ऑल्सो देयर। देयर इज अ लव स्पेल ऑल्सो इन अथर्ववेद, अगर किसी को आप चाहते हो आपके प्यार में पड़ जाए तो आप वो मंत्र कर सकते थे, एंड देन दैट वुड हैपन। एंड अथर्ववेद में देयर वाज प्रॉपर रिचुअल्स ऑल्सो, लाइक वो मंत्र पढ़ना वाज जस्ट वन पार्ट। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं मंत्र पढ़ जाऊँ, मेरी क्रश मुझे लाइक कर जाए, इट्स अनफॉर्चुनेटली यू विल रिक्वायर लिटिल मोर रिसर्च, और आपको पढ़ना पड़ेगा उसको प्रॉपरली कैसे करते हैं। अथर्ववेद में बहुत सारे प्लांट्स का भी मेंशन है, तो आपको बहुत सारे प्लांट्स को चाहिए होगा टू डू द रिचुअल्स प्रॉपरली। तो जो कॉमन ट्रेडिशंस हैं ऑफ आयुर्वेद एंड ऑल्सो ईरान की तरफ जो हकीम जो करते हैं, उनका कॉमन यही बेस से यूनानी मेडिसिन एग्जैक्टली। सो ऑल दोज हैव ओरिजिन्स इन दिस पार्ट ऑफ द अथर्ववेद इटसेल्फ। ओके, या आई नो कि एक सेक्ट है सिक्खी का, इट्स कॉल्ड निहांग सिख। ओके, और बहुत सारे निहांग सिख शो पर भी आए हैं। अच्छा। तो जो एक्चुअल कोर निहांग सिख होते हैं, दे बिलीव कि जो उनकी वेपन्स की नॉलेज है उसे शास्त्र विद्या कहते हैं, आई थिंक। एंड वो सेम विद्या है जो महाभारत रामायण में यूज हुई है, एंड दे बिलीव उस विद्या का ओरिजिन शिवजी से।
आई ऑल्सो नो कि जो प्रैक्टिसिंग निहांग है ना, उनमें एक प्रथा होती है जहाँ एक ड्रिंक बनाई जाती है. इट्स अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ भांग एंड आई बिलीव दे कॉल इट सोम. ओके, वो बहुत कुछ मिक्स करके फिर कंज्यूम करते हैं. अच्छा, एंड इट्स इन द सेम जोन ऑफ साइकेडेलिक स्पिरिचुअलिटी, बट वही मंत्र जाप करते हुए वो ड्रिंक को बनाना. इट्स नॉट लाइक यू कैन टेक द रेसिपी एंड मेक इट बिल्कुल, फॉर योरसेल्फ. बिल्कुल, बट ऐसी मिस्टिकल प्रथाएं हैं. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो ayahuasca क्या है, पहले तो जाके रिसर्च कर लो, खोलो अपना क्लॉड जीपीटी. बट ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ब्लैक पैंथर देखिए तो ब्लैक पैंथर में एक सीन है जहाँ टचाला ने जस्ट अपना किंगडम हारा है और फिर एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस होता है एक प्लांट के थ्रू. द कंजेक्चर इज दुनिया भर प्लांट्स को यूज किया जाता था स्पिरिचुअल सेरेमनीज के लिए, कि इट पुट्स यू इन अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग. ये ड्रग नहीं है, पार्टी के लिए नहीं यूज करते, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए यूज करते हैं. आई हैव रीजंस टू बिलीव कि भारत में भी ये होता था. लाइक अगर इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ हुआ है, सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडिंग उपाय वुड हैव बीन गिवन. डेफिनेटली आई एग्री. एंड लाइक इवन जो भांग एज अ कॉन्सेप्ट जो है, इट इज ट्रेसिंग बैक फ्रॉम द सेम lineage of, I think, like psychedelics. And yeah, the whole tradition also kept on evolving. So Ayurveda or Unani medicine is one aspect, but like non-medicinal uses of herbs पे भी और documents हैं जिसको मैंने cover नहीं किया डिटेल में, but I know something to this effect कि even शास्त्रों में they're like psychedelics को approach करते हुए बहुत सारे texts हैं, like people don't know of them, but they are Really? all documented. Yeah. Wow. I actually want to ask you about Varun Dev. इस पूरे एपिसोड में ये मेरा मोटिवेशन है. शायद मेरा फेवरेट वीडियो आपका वो वरुण देव वाला ही वीडियो, Right. अथर्ववेद, Right. राइट. फॉर वॉट एवर रीजन मैंने इतना ज्यादा कनेक्ट किया उससे. तो वही मैजिक जो मैंने फील करा, आई वॉन्ट द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस दैट. Right. ठीक है. हल्के से उससे पहले आई वुड लव फॉर यू टू जस्ट एक्सप्लेन हिंदू शास्त्र टू बिगिनर्स, क्योंकि हर किसी को लगता है कि हिंदुइज्म मतलब भगवत गीता, बट वो एक हिस्सा है हिंदुइज्म का और बहुत कुछ है. ठीक है. लेवल 2 ऑफ द सेम थॉट इज हिंदुइज्म मतलब 4 वेद, बट दैट्स आल्सो नॉट ट्रू, और बहुत कुछ है. बिल्कुल. तो ये मेंटल मैपिंग ऑफ शास्त्रस कैसे करते हैं, है क्या? आई वुड से कलेक्टिव सिविलाइजेशनल मेमोरी, हम शास्त्रों को वैसे बोल सकते हैं. और शास्त्र हमारे धर्म के जो थिंकर्स हैं, जिन्होंने डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, वो सारे टेक्स्ट्स को हम कलेक्टिवली शास्त्र बोल सकते हैं. तो वेद आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने हैं. सो इफ़ वी वांट टू विजुअलाइज इट, आई वुड से लाइक वेदों के बारे में स्पेसिफिक बोलूँगा क्योंकि उसी में इतना डाइवर्सिटी है. सो सबसे पहले वेदा का जो सबसे पहले लिखे गए थे, दे आर कॉल्ड द संहितास. सो संहिता पहले आती है, उसके बाद उन वेदों का मैनुअल आप सोच सकते हो कि वेदों का एग्जैक्टली करा कैसे जाता है, क्या प्रथा से उसको किया जाता है, उसको ब्राह्मणा बोला जाता है, ब्राह्मण टेक्स्ट. फिर इसको लेकर लोग जब रिनंशिएट करते थे, दुनिया को त्याग करके जंगलों में जाते थे, और फिर वहाँ पे एक अदर स्टेट्स रीच करते थे, हायर स्टेट्स, जहाँ पे मे बी दे कुड बी कंज्यूमिंग दीज प्लांट्स विच ऑल्टर्स द माइंड स्टेट. वहाँ पे जो वो कंपोज करते थे उनको आरण्यका बोला जाता है. आरण्यकास. और वो थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, वो सबको पता नहीं होते. बट क्या लिखा रहता है उसमें? वो मुझे भी नहीं पता अच्छे से, बिकॉज मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे मिले ही नहीं. एक मिला था मुझे ऐत्रेय आरण्य का, जो कि ऋग्वेद से लिंक्ड है, लेकिन बाकी मुझे मिले ही नहीं कहीं पे. लेकिन उसमें इट इज़ सेम, वेदों से ही रिलेटेड होता है, यज्ञों को अलग तरीके से करने का होता है. सम फिलोसफीज आर ऑल्सो देयर, देर काइंड ऑफ लाइक प्रोटो उपनिषद्स, लाइक जस्ट दैट थिंकिंग इज स्टार्टिंग अबाउट दिस. एंड फाइनल लेयर पे हमारा उपनिषद आता है, विच इज़ फुल हमारा आई थिंक फिलोसफी का गुड, राइट. एंड सो एवरी फोकस इज डिफरेंट ऑफ ऑल दीज 4 लेयर्स. एंड जब फिर ये बन जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट वैदिक एरा में फिर स्मृतियाँ होती हैं. ऋषियाँ जैसे अपने जो थॉट्स होते थे, एक्सपीरियंस, उनको स्मृतियाँ करके करते थे. सो याज्ञवल्क्य करके एक ऋषि थे जिन्होंने वाइट यजुर्वेद को कंपोज किया था. सो ही wrote lots of smritis. वैसे चरका स्मृति एंड मनु स्मृति, राइट, those are all स्मृतिस. इनको सब कोई फॉलो नहीं करता, they were kind of like optional supplementary texts. तो शास्त्र वैसे होते हैं, ऑल टू रिफर टू एनी रिलीजियस टेक्स्ट हम अभी शास्त्र बोलते हैं उनको, बट उनके ओरिजिन्स, मोटिवेशंस अलग थे. शुरुआत कहाँ से करते हैं?
शुरुआत आई थिंक विल बी बैकवर्ड्स जाना इज बेटर. आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एट. कि अगर आपको गीता में रुचि है, अगर आपको पहले वहाँ से समझिए. थोड़ा सा संस्कृत का नॉलेज होना विल बी हेल्पफुल टू डाइव इनटू एनीथिंग डीपर. एंड देन आई वुड से स्टार्ट विद द उपनिषद्स, बिकॉज आप उपनिषद को डायरेक्टली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. एंड कुछ उपनिषद तो इतने छोटे हैं कि आप एक पेज पर प्रिंट कर सकते हो. केनो really? उपनिषद फॉर एग्जाम्पल. कौन सा? केनो उपनिषद. ओके. केना मतलब किसके द्वारा. तो उपनिषद के नाम भी बहुत अजीब अजीब होते हैं. मुंडका उपनिषद, द शेव्ड हेड उपनिषद. You will understand why is it being said like that after understanding. But उपनिषद बहुत बड़े भी होते हैं. सबसे बड़ा है बृहदारण्यक का उपनिषद, जो कि इतना मोटा है, right? But then there's केनो उपनिषद which is very short also. तो आप एक शॉर्ट उपनिषद से I would say स्टार्ट कीजिए और बाइलिंगुअल स्टार्ट कीजिए. संस्कृत पढ़िए, ट्राई कीजिए समझने के लिए कि इसका क्या मतलब है, फिर इंग्लिश को देखिए. ऐसे करने से आपको वो लहजा समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपोज किया जा रहा है. अ लॉट ऑफ उपनिषद्स आर प्रेजेंटेड एज डायलॉग. दो लोग बात कर रहे हैं, यम और यमी, श्वेत केतु और उनके शिष्य गुरु. तो जनरली ऐसा होता है, शिष्य क्वेश्चन पूछता है कि गुरु इस ऐसे कैसे कर सकते हैं, फिर गुरु उनका जवाब देते हैं. एंड दैट इज हाउ उपनिषद्स आर प्रेजेंटेड. वाओ वाओ. ऑडियंस को ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा. साधना करते हुए ना कभी कभी हमें बहुत कॉम्प्लेक्स श्लोकास मिलते हैं जो हमें मन में रिसाइट करने होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं. इट्स नॉट नॉर्मल संस्कृत, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स संस्कृत. आई वुड अज्यूम इट्स ओल्ड संस्कृत. कुछ कुछ कवचम्स होते हैं वगैरह. वो थोड़े ना इंटिमिडेटिंग लगता है कि यार ये मैं कैसे बोलूँगा मन में भी. द टेक्निक इज जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो एक ऑडियो ऑन रखना होता है. और फिर ऑडियो की वजह से ना आपकी आंखें उस संस्कृत को ज़्यादा गहराई से पढ़ने लगती है. By the third or fourth time you've done this with the same श्लोक, वो श्लोक खुद को चांट करने लगता है आपके दिमाग में. एंड देन फाइनली यू लेट गो ऑफ द ऑडियो. फिर आप पढ़ने लगते हो. फिर थोड़े टाइम बाद, मान लो 20 दिन 25 दिन के लिए ये करा, फिर ना वो श्लोक आपके कॉन्शियसनेस के साथ कुछ खेल खेलने लगता है. आई फील बहुत सुकून मिलता है वो श्लोक पढ़ के. आपने डिस्क्राइब किया, नोटिस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. लाइक मैं अपने ही वीडियोस को देख देख कर वो जब मैं कोट करता था वो याद रह जाता था मुझे. एंड दे काइंड ऑफ लाइक देन एक्टिवेट विद इन यू. सो या मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज भाई, बट कुछ तो हो रहा होता है कि देवनागरी में ना कुछ मैजिक छिपा हुआ है जो हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. संस्कृत में और भी मैजिक है, एंशिएंट संस्कृत में और भी मैजिक है. It definitely has some effect on your brain through your eyes, right, inside your mind. कुछ तो बॉम्ब फटता है. I agree. Like Devanagari script itself is like a matrix. वो basically जिनको maths पता है, it's a matrix. Like column से it's like position along the neck. And this line is कि आप उसको स्पष्ट उच्चारण करो या उसको aspirated करो, क, ख, G, right? Like it's all a pattern. It's a big pattern. So Devanagari does have that kind of elegance to it. It's probably the best script to represent a lot of different sounds. मतलब एक पॉइंट के बाद ना ये जो कॉम्प्लेक्स श्लोक होते हैं या कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स, ये अंदर से आपकी एक सर्जरी कर रहे हैं अक्षरों की वजह से. क ख ग घ च च च. I am not able to articulate it, but my point is basically don't be intimidated by all these things. एम्ब्रेस संस्कृत. आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो भी वेद आपने पढ़े ऑब्वियसली एंशिएंट संस्कृत में, प्लस आपने न्यू संस्कृत भी पढ़ी होगी. डू यू अंडरस्टैंड संस्कृत? आई स्टडीड संस्कृत टिल क्लास 8. तो मुझे बेसिक संस्कृत मैं समझ सकता हूँ, मुझे शब्द रूप धातु रूप वो सब पता होता है. बट इवन फॉर संस्कृत स्कॉलर्स वैदिक संस्कृत इज डिफिकल्ट. इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. क्यों? ये क्यों ही पूछना था मेरे को कि वाई इज इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट बिकॉज एक तो दे आर प्री पाणिनियन. तो अभी लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत लॉजिकल है, बहुत ये है, बिकॉज वो उसका ग्रामर बनाया गया है. वैसे पाणिनि जी ने पूरे सूत्र क्रिएट किए हैं जिसमें ब्यूटिफुली हम ग्रामर को संक्षिप्त में एक क्रिएट कर सकते हैं. बट इससे पहले संस्कृत वॉज नॉट दैट लॉजिकल, दैट सब कुछ ऐसा हो रहा है. उसमें भी इंग्लिश की तरह अलग टाइप के होते थे, चीज़ें होते, लोग बोलचाल में यूज़ कर रहे हैं उसको. तो वैदिक संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे पंजाबी है या और उसकी भी पेरेंट लैंग्वेज थी. तो
that is a language which is difficult because we don't know the context. हमें पता नहीं कि उसको like कुछ शब्दों का कैसे मतलब है, हम decode करते हैं almost उसको. So it's has actually some closeness with Lithuanian, Russian and उन languages के साथ we see a lot of closeness and similarities. जबकि Wow. modern Sanskrit is very much, you know, it is closer to you know our Indian languages में जैसा use होता है. Okay. So आपने कभी ये वाला टॉपिक एक्सप्लोर करा है क्या? एंड ये ना एक बहुत सुंदर चीज़ है जो मैंने शो से सीखी है कि अगर आप भारतीय हो और अगर आपका भारतीय नाम है, वो नाम एक्चुअली एक मंत्र की तरह एक्ट करता है आपकी ज़िंदगी के दौरान. बिल्कुल. तो जो भी आपका भारतीय नाम है, Yeah. एक्चुअली उसका एक संस्कृत रूट वर्ड होता है. हर नाम के अंदर एक रूट होता है. अगर आप उस संस्कृत रूट को समझोगे तो फिर आप अपने ज़िंदगी का मतलब और ज़िंदगी की ट्रेजेक्टरी ज़्यादा समझ पाओगे. बिल्कुल, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि नाम जैसे होते हैं और पर्सनालिटीज़ ऑलमोस्ट मैच करने लगते हैं. इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा नाम का मतलब है नहीं कुछ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है बाकी सबके नाम के मतलब हैं, मेरे नहीं है. बट येस, आई डू फील कि आप एक ही शब्द जब सुनते रहते हो, समथिंग अबाउट द साउंड activates something within you. And connecting this with the Samved video, in fact, you know, जो Samved के जो गाने हैं, लोगों को लगता है it's about music, entertainment. Samved was not about that at all. Samved was to study the pattern of this sound, और वो कैसे mind में क्या change करता है उसका study था Samved. And some people even see कि the researcher, like one book I'll recommend, it's called The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. It's a mouthful. क्या है ये? It's a book by Julian Jaynes. उनका ये hypothesis है कि consciousness काफ़ी recent phenomenon है. एक time के पहले the way we are conscious, वो लोगों को अपने अंदर का आवाज़ नहीं सुनाई देता था. उनको लिटरली वॉइस सुनाई देता था, एज इफ गॉड आपको कमांड कर रहे हैं, जबकि वो होता था उनका राइट ब्रेन ही, बट वो अंदर आवाज़ नहीं सुनाई देता था, वो लिटरली सुनाई देता था लोगों को. एंड ही सेज कि दिस वुड हैव बीन बिफोर 1000 BC, which ironically is when the Vedas were composed. Wow. What he's suggesting means कि Vedas could have literally been something people listened, and it is these sounds almost that which activated लोगों के अंदर consciousness. बट ये हर इंसान के साथ होता था या कुछ कुछ इंसानों के साथ? लोग ये जो सोमा और ये सब ड्रिंक्स करते थे, that was a way to connect to that spirit. And language जब हुआ ना, language को कुछ लोग वायरस भी बोलते हैं किस्म का. विलियम बोरोस करके एक रिसर्चर, वो लैंग्वेज को एक वायरस के तरह कंपेयर करते हैं. आप जब एक लैंग्वेज सीखते हो तो वो लैंग्वेज कुछ करने लगता है आपके माइंड में. वो लैंग्वेज में दुनिया को जिस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, वो आप उसमें ढलने लग जाते हो. It limits you. It shapes you. Like अगर किसी कल्चर में, if that culture has experienced floods and droughts, तो वो रेन को एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखेंगे. बट द सेम चीज़ अगर किसी कल्चर में है जहाँ पे यू नो लाइक रेन इज़ वेरी रेयर, तो वो उसको एक बाउंटीफुल जैसा वो देखेंगे. सो लैंग्वेज एंड म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दीज हैव डीप कनेक्शंस विद कॉन्शियसनेस. वो उस बुक से मुझे पता चला. वाओ. समटाइम्स ना आई फील बैड कि जितने भी हिस्ट्री फैंस है भारत में, मैं तो चाहता हूँ कि वो सारे फैंस मेरे पॉडकास्ट देखें, बिकॉज ये मैं इंटरेस्ट के ओरिजिन पॉइंट से बना रहा हूँ. बिल्कुल. और फिर जब मैं रीथिंक करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि यार यहाँ आप लिटरली स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर कर रहे हो. इट विल रीच हू इट हैज टू रीच. बिल्कुल. सो जस्ट लिव फॉर द प्रोसेस. एनीवे, वरुण भगवान की वर्शिप वैसे होती है क्या आजकल भारत में? Not really. I think it's almost even yagyo mein maybe sometimes if it is mentioned, but I think broadly Varuna has been totally assimilated into Vishnu now. Sometimes without context अगर आप पढ़ोगे वरुण देव के बारे में क्या लिखा है अथर्ववेद में, you would mistake it कि ये विष्णु या कृष्णा के बारे में बोला जा रहा है. जैसे? And for example, Varuna is described as the all-knowing, all-seer deity. अगर आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा, तब भी वरुण आपको देख रहा होता है. ही इज सेड टू हैव लाइक thousands of eyes all the time. He's present everywhere. The जो बोला omniscient, omnipotent, they all come from Varun.
तो इंद्र जहाँ पे एक आप बोल सकते हो एक वॉरियर के गॉड्स हैं, वॉरियर स्पिरिट. वरुणा इज अबाउट किंग्स, sovereign, and Varuna is the judge archetype basically. Indra आपको इतना judge नहीं करते. He just wants you to like do well and excel and desire and aim. Varuna judges you. He will evaluate you. He wants you to do a good things. If you say something and if you break it, Varuna takes note. So Varuna is the one, is the god of oaths. लोग वरुण की शपथ लेते थे पहले. And like considering breaking an oath taken in Varuna's name would bring a lot of bad things. So he was feared. Indra was kind of feared, but Indra could be negotiated. आप उनको सोमा देकर impress कर सकते थे. He would forgive you. But Varuna wasn't like that. आप उनको बहला फुसला नहीं सकते थे. And to give you the comparison between Indra, even archetypically, Indra is the one who releases. He's the extroverted god. राइट लाइक वो वृत्र करके एक सर्पेंट डीमन है, उसको नाश करके वाटर्स को रिलीज करते हैं. ही हैज़ अ थंडर बोल्ट वज्र इन हिज हैंड. बट वरुण हैज़ अ नोज इन हिज हैंड. पाशा बोलते हैं उसको, लाइक अ लूप, जिससे वो किसी को भी खींच के यू कैन पुल एंड बाइंड दैट पर्सन. लैसो जिसको बोल सकते हो. सो वन इज रिलीजिंग, वन इज बाइंडिंग. सो यू कैन सी दैट दे वेर द टू काइंड ऑफ डेटीज. एंड वरुण सबसे प्रिय थे भृगु जी के, like Bhrigu Rishi उसके clan के. They would not be so much about Indra, मतलब they would respect Indra, but उनके primal deity जिनके around everything was based was Varuna. And very interesting, Varuna is almost उनको इतना describe नहीं किया गया है, like visually. He's referred in very uniconic terms, abstract terms. One imagery अथर्व वेदा and बाकी वेदों में बहुत commonly हमें देखने को मिलता है, पानी के अंदर जलता हुआ आग. वाह वाह. So while Indra is pure आग, Varun is the आग but submerged in water. So you see that modesty is in him. That's kind of like he's more introverted as a deity. But सबसे banger चीज insight which I got to know Ranveer was Avesta में there was, I was just casually looking, खोरदा Avesta में, this is one of the Zoroastrian books, 101 नाम दिए गए हैं of Ahura Mazda. And can you guess what is the 44th name? Varun. Varun, exactly. So this strange connection is that Varun somehow is the same deity जो कि Ahura Mazda बनते हैं. So Varun को हम बहुत बार असुरा बोले गए हैं. So that is where the Ahura comes from, असुरा Ahura. And अथर्ववेद में, ऋग्वेद में वरुण को बहुत बार विद्वान कहकर कहा गया है. विद्वान, और this word is used Vedhas. Vedhas means someone who is very intelligent, which becomes the word Medhas. And Medhas se you get Mazda. So Ahura, Mazda, those are epithets of Varuna itself. And Varuna is not just, Varuna is probably one of the most popular deities in this entire pantheon. And Indra se pehle Varuna was more worshipped. It seems like हमारे region में Indra became like a star, superstar. But Varuna was the more prominent deity in rest of the culture. So it could be like Varuna is even older than Indra. So पहले द्यावस थे, उसके बाद the power almost shifts to Varuna everywhere. तो कहीं पे even the Europeans have names for Varuna. Uranus name, Uranus, if you see Varuna, Uranus, they have etymological connections. Even Norse में, जो Scandinavia वाला region है, Norway, there is a deity called Odin. And Odin also has a lot of parallels with Varuna. Thor के father है. Yes, yes. So Thor basically has the Indra archetype. They are both hammer gods, both weapons carry करते हैं, thunder के साथ linked हैं. And Odin is the one who comes before. And Odin के आप traits देखोगे, he is also like a old, like masculine sort of figure. उन्होंने अपना एक आँख काट के बलि दिया था to worship, to get wisdom. So ये wisdom वाला चीज़ हम बहुत parallelly देखते हैं. And हमारे वेदों में Varuna sort of also gets demoted. जैसे Indra gets demoted, Varuna gets demoted, but not as harshly as Indra. Indra को तो straight away we villainize and do that. Varuna gets paired with another deity called Mitra. Mitra becomes like a solar deity
where Varuna is a night deity. ये समझाओ. So Mitra को sun के साथ associate किया जाता है of happiness. He is the one who symbolizes friendship. But Varuna is the darker aspect. He's the moon, he's the night. He's about evaluating, judging you. So इन दोनों को pair कर दिया गया. In fact, ऋग्वेद में 85% of the times जब भी Varuna mentioned है, he is mentioned with Mitra. But अथर्ववेद में नहीं है. अथर्ववेद में Varuna has an independent existence. वहाँ पे this pairing hasn't happened. So what does that mean? It means कि अथर्ववेद tradition में Varuna kept his sovereignty almost, like his individuality. जबकि ऋग्वेद में because this was a Bhrigu deity, उन्हें sort of मित्रा के साथ मित्रा वरुणा they will take care of, उस हिसाब से उन pair कर दिया गया. And we see a similar duplication in Europe also, where Odin also gets paired with another deity. I forget the name, but वहाँ पे भी वो होता है. So that parallel is there. So yeah, Varuna is essentially the judging god. He is the balancer god. वो ensure करते हैं कि दुनिया में order बनी रहे, stability बनी रहे. In fact, अथर्ववेद में ही very beautiful contrast. एक मंत्र है जहाँ पे हम इंद्र को वर्शिप कर रहे हैं जुआ में हेल्प करने के लिए, जुए में, कि हे इंद्र हमें दीजिए पावर ताकि हम लकी हों, हमें जुए में पैसा मिले. एंड कुछ ही मंत्रों के बाद जस्ट नियर वरुणा को बोला जा रहा है हमें शराब जुए से दूर रखें, ये सब हमें बुरी प्रवृत्तियां देती हैं, हमें इनसे दूर रखें. सो यू सी दिस कॉन्ट्रास्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ आइडियाज एंड कैसे डिफरेंट प्रवृत्तियों के लिए डिफरेंट गॉड्स आर एसोसिएटेड. सो आई वुड से लाइक इंद्र एंड वरुणा ने साथ में ये एक टग ऑफ वॉर का बैलेंस एस्टैब्लिश किया. वन दैट वांट्स यू टू डिजायर एंड एम, द अदर वन इज लाइक बिहेव and have order in society, like and we see almost Varuna के लिए एक भक्ति like property starts happening in the Atharva Veda itself. एक मंत्र में बोला गया है, हे वरुणा मैं आपकी और हजारों भक्तों को लिए आ रहा हूँ, मुझे आपके चरणों में शरण दीजिए, something of that nature. So this properties of Varuna, this all seeing, all nature, और उनको बहुत इंटरेस्टिंगली ब्लू कलर के साथ एसोसिएट किया जाता था, द कॉस्मिक ओशन, राइट, वाटर्स के साथ. यू कैन इमेजिन कि भृगुज आर वाटर लविंग पीपल, ट्रेड लविंग पीपल, सो वो कोस्ट्स में रहते थे. सो दैट इज वाई प्रॉब्ली ओशन हैड अ बिग सिम्बोलॉजी फॉर देम. एंड टाइम के साथ वी सी कि जो प्रॉपर्टीज वरुणा के साथ एसोसिएट होता है, जो आइकॉन होता है वरुणा का, वो धीरे धीरे विष्णु स्टार्ट्स इनहेरिटिंग. एंड अथर्ववेद में ही हमें विष्णु और वरुणा को साथ में वर्शिप किए जाने वाले मंत्र भी बहुत मिलते हैं. या सो दैट इज वेयर द ट्रांजिशन इज हैपनिंग, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वरुणा के जो गुण हैं, जो स्टेम, केबल, इंट्रोवर्टेड गुण हैं, वो आप विष्णु में भी देखोगे. सो दैट इज हाउ देन विष्णु बिकम्स लाइक फ्रॉम अ माइनर ऋग्वेदिक डेटी, ही बिकम्स लाइक द Narayana, who then morphs into all the other Dashavatars. But this is how Varuna is the archetype जिससे ये होता है. And I have found it very interesting, the verse sound, right? Varuna, Vishnu, Vasudeva. So somehow that like pattern is there, which is showing you how that connection is happening. वैसे तो ये मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ, पहली बार आपके वीडियो में ही सुना था, एंड इट ब्लू माय माइंड एंड आई एम होपिंग दैट दैट्स द इफेक्ट इट हैज ऑन पीपल, कि ऐसे कन्वर्सेशंस ना क्यूरियोसिटी इन्वोक करते हैं किसी इंसान में. बिल्कुल. टू गेट दिस कॉन्सेप्ट लिटिल मोर क्लियर, क्योंकि वरुणा ट्रेडिशनली हमारे ओशन गॉड माने जाते थे या माने जाते हैं. सवाल आपसे ये है कि जो पोसाइडन है, ग्रीक गॉड आई बिलीव, उनका एक त्रिशूल है. अभी Poseidon can be understood to be Varuna, or like how would you? So originally Varuna was actually a sky god. He inherited the property from Dyaus. Okay, so Dyaus का जो property था sky का, Varuna starts inheriting the sky का properties. He is expansive and wide as the sky, and धीरे धीरे that morphology shifts to water. जैसे ज़्यादा water का association बढ़ने लगता है. You can actually see the transition happening from associating with the wide sky to deep ocean. कहीं ना कहीं it's kind of the same. If you see ocean and sky, they kind of blur within each other. So maybe that's how it started. And I can
बट इतने ज़्यादा पैरेलल्स हमें वरुणा और पोसाइडन में नहीं दिखते, बिकॉज यू सी लाइक दिस इज़ अ डिमोटेड रोल. जब हमको त्रिमूर्ति को अपहोल्ड करना था, ऑल द वैदिक डेटीज हैड टू बी रेलिगेटेड टू छोटे छोटे अदर चीज़ें. तो तब बोल दिया गया बारिश के लिए इंद्र, पानी के लिए वरुणा. बट Okay. दीज डेटीज वर फार मोर देन एलिमेंट्स वाले चीज़ें. एंड इससे पहले ये भावों और प्रकृतियों को रिप्रेजेंट करते थे, राइट? लाइक संयम, भक्ति, all those were traits that Varuna would assess you for. It's the kind of history we should learn in schools, क्योंकि हिस्ट्री में हमें यही बोला जाता है कि ओल्ड वैदिक पीरियड में नेचर को वर्शिप किया जाता था, बिल्कुल. क्योंकि इंसान ही बहुत बेसिक थे. जो भी आसपास दिखा उन्हें लगा कि यार ये देवता है. बट यहाँ बहुत डीप फिलोसॉफिकल बातें हो रही है. बहुत पीपल वर वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड ऐसा मानना कि लोग सिंपल थे, फिर ये हमें हेल्प तो करता है समझने के लिए कि ब्रीफ में कैसा हुआ था. बट आई थिंक दिस ये हमें कैप्चर नहीं कर रहा, और दिस इज नॉट वेदों को ये जस्टिस नहीं है वेदों का. आई फील मंगोल्स हमेशा एक डेटी को वर्शिप करते थे जिसका नाम था डीप ब्लू स्काई. ओह, इंटरेस्टिंग. या Could that be another parallel? Varuna was very popular. Like I कैसे बताऊं, लाइक वी सी कि ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म में अहुरा मज़दा वरुणा का इंस्पिरेशन से जाते हैं. देन जुडाइज्म स्टार्ट्स कमिंग अप, ज्यूज़ का रिलीजन. एंड जब साइरस ने बेसिकली, किंग साइरस करके उस रीजन के एक किंग थे, उन्होंने इन जूस को सॉर्ट ऑफ फ्री किया था, रेस्क्यू किया था. I think Persian emperor थे ना? हाँ, पर्शियन एम्परर थे. तो उन्होंने उनको रेस्क्यू करके अपने जगह पर पना दिया था, और उनके लिए एक टेम्पल भी बनाया था, जूइश लाइक टेम्पल. एंड उस पीरियड को एग्जाइल बोला जाता है जूइश कल्चर में. और उस एग्जाइल से पहले वाला जुडाइज्म और बाद वाला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Wow. The Jews were learning about heaven and hell, angels, demons, good and bad, there being like one creator. All these ideas Zoroastrianism से Judaism में जाने लगे. And then this concept of there being like one God, जैसे Ahura Mazda एक God है, वो concept made the Abrahamic God. The imagination कि there is one God, that roots comes from Zoroastrianism, which is an offshoot from the Vedic culture. मेरे ख्याल से जुडाइज्म में उनके एक भगवान को याहवे कहते हैं. Yahweh. Yahweh? So, yes. And Yahweh के जो monotheistic properties हैं, like he was worshipped even before the exile, but the way he was worshipped, जिस भाव से बस उनको worship किया जाता था, not as कि भाई हमारा wish fulfill कर दो, but more like कि you are it, तुम ही हो. That change was a result of Zoroastrian influence on Judaism. And then as we know the story, Judaism से Christianity आता है, Christianity में सारे stories जाते हैं. Christianity actually picks up Mitra worship crazily. जो रोमन एम्परर्स होते थे, रोमन सोल्जर्स होते थे, उनमें कल्ट जैसे मित्रा का वर्शिप स्टार्ट हो जाता है. एंड बहुत मित्र क्या है? मित्र जो वरुण के साथ एसोसिएटेड थे, Oh, sun. मित्र, हाँ, सन Damn. deity. He becomes a cult figure in Roman Empire. This is before Christ origin. एंड क्रिश्चियनिटी आते आते चैलेंज मिल रहा था मित्राइज्म को. सो लंदन में ही इनफैक्ट अगर आप जाओगे तो जस्ट वो सबवे जो है, लंदन सबवे, उसके जस्ट नीचे एक मित्रियम है. मित्रियम इज बेसिकली एक केव जहाँ पे मित्र के वर्शिपर्स आते थे, एकजुट होते थे और मित्र के प्रेयर्स बोलते थे. कैन यू टेक अ गेस कि मित्रा का बर्थ डेट क्या होगा? Birth date. हाँ, December 25th. Ooh. Wow. Yeah. ये क्या कनेक्शन है? Now, some people do not agree that this was directly Mitra ka birth date. They connected with another deity called Sol Invictus, which was a European pagan deity. But they were kind of broadly considered to be the same. But yahi December 25th ka connection gets inherited into Jesus Christ ka birthday. किसी भी वेद में आउटर स्पेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? अथर्ववेद में ही हमारा जो जस्ट आफ्टर दिस, जैसे ही हम
herbs, magic and वो सब के बाद there is a philosophical layer that comes in the अथर्ववेद, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है ऋग्वेद के लास्ट मंडल से. लास्ट मंडल ऑफ ऋग्वेद इज वेरी इंक्विजिटिव. इट इज आस्किंग कि ये क्रिएशन किसने किया, क्या जब पहले था कोई क्रिएटर था भी या नहीं था, क्या सब कुछ पानी था. ये तो सिमिलर आइडियाज हमें अथर्ववेद के इस लेयर में मिलता है. दैट्स द स्कंभ सूक्ता. स्कंभ सूक्ता इज आस्किंग ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो स्टेबल है उसको संभाला किसने. व्हाट इज दिस कॉस्मोस रेस्टिंग ऑन. ऐसा क्या चीज़ है जो कि ये प्लैनेट्स को एक मोशन में रखता है. सन कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, मून कोलैप्स क्यों नहीं. दीज आर काइंड ऑफ इंक्विजिटिव क्वेश्चंस व्हिच मेक्स देम थिंक कि देयर इज अ स्कंभा, एक कॉस्मिक पिलर है जो ये सबको अपहोल्ड किया हुआ है. Which in many ways you can think of it's the gravity के बारे में वो सोच रहे हैं. It's that kind of force. But we see that inquisitiveness in अथर्ववेदा. फिर then मीनाक्षी जैन जी ने ही बोला था in the podcast about the भूमि सूक्ता. माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या. This idea comes from that सूक्ता कि पृथ्वी माता है और मैं उस पृथ्वी का संतान हूँ. So there पृथ्वी is glorified. And वो हमें और किसी वेदों में उस लहजे में एक फेमिनाइन स्पिरिट को वर्शिप करते हुए बहुत कम दिखता है. एंड दैट इज़ वेयर लाइक वी आर थैंकिंग द वर्ल्ड कि इतने सारे मेडिसिन्स हैं, आप सबको बिलोंग करती हो. यू आर लाइक पृथ्वी इज़ लाइक अ काउ जो कि जब चाहो वो दूध देती है, वो हमें खाना देती है, सबके लिए सब कुछ है. सो दैट काइंड ऑफ कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दैट वन अर्थ in a kind of cosmic context कि ये हम लोगों को एक cosmic pillar ने संभाला हुआ है. Those kind of thinkings also comes in the अथर्ववेद, which in a way helps people to sort of accept each other, see other cultures. It's वो region है, trade का region है, बहुत सारे cultures आ रहे हैं. So अथर्ववेद deliberately promoted ideas which looks for diverse inclusion of people. फेमिनिन डेटीज ने अपना डेब्यू कब करा शास्त्रों में? बहुत पहले. इवन लाइक इन ऋग्वेद इटसेल्फ देयर आर डेटीज कॉल्ड उषाज. सो उषाज आर फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ सनलाइट, ऑफ इवन द मीटर दैट इज यूज्ड इन द वैदिक मीटर्स इट्स कॉल्ड द गायत्री मीटर. तो जो गायत्री मंत्र है इट्स एक्चुअली डेडिकेटेड टू अ मेल डेटी सावित्र, बट अभी वो गायत्री मंत्र से people think that it's a feminine deity. So that's not a feminine deity, but Ushas करके there are deities who are female, and then there are female rishis also who composed aspects of the Vedas. So there is Rishika Ambrini who composes the Aham Rudra करके एक श्लोक है which is sang every year by Bengalis around their Dashera. And this is a Vedic chant that they sing, which is essentially saying कि मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही हर डेटी हूँ जिसको तुम बोल रहे हो अलग अलग नामों से. I am all that one. So that idea was introduced by a feminine female deity, right? So जितना भी हम देखते हैं even in Vedic texts we see rishis like याज्ञवल्क्य, वो अपने scholarly wife मैत्रेयी से वो डिबेट कर रहे हैं. दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि प्यार क्या होता है, थिंग्स लाइक व्हाट इज लव, राइट. एंड ये कहाँ लिखा है ये? दिस इज वी फाइंड इन शतपथ ब्राह्मण. एंड टुवर्ड्स द like it's from the Yajurvedic school. जब eastwards movement हो रहा है, philosophy is entering more mainstream, then we see याज्ञवल्क्य का dialogue with another thinker called Gargi. So Gargi and Maitreyi are regarded as like very wise women scholars. तो love का परिभाषा discussion में the conclusion that comes is कि सारा प्यार स्वयं के लिए ही होता है. हम किसी को जब प्यार करते हैं एक्चुअली हम खुद को ही प्यार दे रहे हैं उनके जरिए. And that realization, I think those kind of ideas happened in that feminine context by inclusion of like, so it was a very inclusive, it wasn't like a very patriarchal कि बस पुरुष प्रधान ही होंगे. It was more sort of egalitarian उस time पे. Yeah. क्यों? पता नहीं ये सवाल क्यों फ्लैश हो रहा है मेरे दिमाग में. बट
जैसे मैं जानता हूँ वेस्टर्नर्स ना जब हिंदुज्म के बारे में बात करते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा समझ नहीं है तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट द हेड गोज टू इज अस्त्रस, विमाना, ये वो जो टेक्निकली पुराणों से है, रामायण महाभारत वेद पुराणों से पुराने हैं। वेद पुराणों से पुराने हैं या सो कुछ मेंशन किया गया अस्त्रों का या एलियंस का? I was expecting that question. Tools काफी mentioned हैं. It is we do get mentions of Vimanas, but we are not really sure if it is a poetic context because in essence Vedas are poetry. So क्या हम उनको माने as real objects या नहीं? I probably would not take a side there. I feel like it is a poetic way of saying certain things, but more realistically we find actual tools described like spades or things like मेटल के बने हुए चीज़ें दैट अथर्ववेद में बहुत सारे बार रेफरेंस किए जाता है एंड वी हैव एक्चुअली गॉटन एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दोज टूल्स. सो on my mind तो अस्त्रों का I think there is a list. I have made an infographic for it. We can show it in the edit, but yeah अभी मेरे दिमाग पे exactly strike नहीं कर रहा the names for the astras, but somewhat of metallurgy we see अथर्ववेद तक it has been discovered. Rigved में we always find the mention of this word called ayas, which seems to be a word for copper or bronze, right? But specifically अथर्ववेद में we get the mention of shama ayas, black metal, which is iron. So iron के tools काफ़ी यहाँ पे we are seeing development हो रही हैं, तो वहाँ पे अस्त्र शस्त्र ये सब तो बनते ही होंगे, right? Like इंद्र का अस्त्र वज्र for example we find mention in the Rigved. So ऐसे context में we see astras mentioned. Okay. फाइनली इस पॉडकास्ट के अंत में मैं एक बहुत अनरिलेटेड चीज़ शेयर करना चाहूँगा. हाल ही में मैंने एक बहुत ज़्यादा माइंड बेंडिंग शो देखा नेटफ्लिक्स पे जिसने मेरा हिस्ट्री देखने का नजरिया पूरा बदला. डायनासोर्स. द डायनासोर्स. ओए होए, कैसे पता था कि मैं आपके वो इंस्टा ग्रुप पे हूँ. ओह रियली? ओके ओके, थैंक्स. तो ये इंस्टा कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिकली अप्रिशिएटेड ब्रो. बेसिकली अक्सर ना हम डायनासोर्स को जुरासिक पार्क के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि हाँ डायनासोर्स हुए होंगे, बट द ट्रूथ इज जो लेटर डायनासोर्स है उनमें भी एवोल्यूशन हुई, बहुत पागलों जैसी एवोल्यूशन हुई. बिल्कुल. जो लेटर डायनासोर्स है, मान के चलो ट्राइसेराटॉप्स, आई बिलीव दैट वाज वन ऑफ द लेटर वंस. ठीक है, दैट इज क्लोजर टू अस देन इट इज टू टी-रेक्स टाइम वाइज. क्रेजी. तो वो शो में डायनासोर्स की टाइमलाइन दिखाई गई है where they go back to a period before dinosaurs. जहाँ अर्थ पे डायनासोर्स नहीं होते थे, there used to be something called ancient reptiles, यानी कि बड़े बड़े lizards होते थे जो ऐसे उठ नहीं सकते थे, वो जमीन पे रहते थे lizard की तरह. और फिर वही lizard में म्यूटेशन होते होते एक सी टाइप का lizard हो गया, एक छोटा सा herbivorous कुत्ते जैसा lizard हो गया, एक carnivorous lizard हो गया कोमोडो ड्रैगन की तरह. बट बेसिकली उनमें से ही किसी ने एक छोटे से चिकन टाइप चीज को जन्मा और वो था पहला डायनासोर. इंटरेस्टिंग. कि एक लिजर्ड ऐसा जन्मा जो 2 पैरों पे खड़ा हो सकता है. और फिर उस छोटे से चिकन जैसे लिजर्ड में से सारे बाकी के डायनासोर्स निकले, जो भी आप जानते हो, ट्राइसेराटॉप्स, टेरोडैक्टाइल. मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मेरे को डायनासोर्स में बहुत इंटरेस्ट है, बट सारे बाकी के डायनासोर्स जन्मे. बट शो में डायनासोर्स को हाईलाइट नहीं किया गया, पृथ्वी को हाईलाइट किया गया और बताया गया कि यार जब हम मिलियंस ऑफ इयर्स के टाइम स्पैन को स्टडी करें तो अर्थ पूरी तरह से बदलती रहती है. कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, वॉल्केनोस फटते हैं, मीटियोर्स आते हैं और सब कुछ बदल जाता है. बिल्कुल. अक्सर ये आपके हाथों में ही नहीं होता. जैसे वो एंशिएंट रेप्टाइल्स जो मेंशन हुए थे वो इवेंचुअली मर गए क्योंकि अर्थ पर एक 1 मिलियन ईयर लॉन्ग स्टॉर्म हुआ. और वो 1 मिलियन ईयर लॉन्ग स्टॉर्म की वजह से पेड़ बहुत बड़े हो गए बिकॉज उन्हें कंटिन्यूस पानी मिल रहा था. एक 10 लाख साल के लिए कंटिन्यूस पानी मिला उन्हें. अच्छा. तो क्योंकि पेड़ इतने बड़े हो गए, वो छोटे लिजर्ड जो जमीन पे थे दे कुडंट रीच अप, तो उस वजह से डायनासोर्स आगे गए.
वो छोटा सा चिकन 2 पैर पे खड़ा हो सकता था, उसकी Hmm. साइज बढ़ते गई Hmm. ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, Hmm. एंड देन ऑल द एंशिएंट रेप्टाइल्स डाइड अदर देन क्रोकोडाइल जो अभी भी आज है. Interesting. But So crocodiles are also some form of proto-dinosaurs. Yeah, of the lineage. yeah. descendants of those same ancient reptiles. Birds also, right? Like birds as a Birds category. dinosaurs से निकले. Right. So birds came out of the dinosaur. That's loosely what I've Hmm, understood. hmm, hmm, But my point is, hmm. ये शो की शुरुआत होती है 230 million years ago. Hmm. Okay? Hmm. हम कह रहे हैं कि 2026 में 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट थे इस धरती पर. Hmm. फिर हम कह रहे हैं कि ऋग्वेद अगर 3000 BC में लिखा गया Hmm. तो दैट वाज 5000 years ago. Hmm. और यहाँ हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम अ सनातनी पर्सपेक्टिव. Hmm. व्हाट इज 5000 years compared to 230 million years? Right. यू नो. Hmm. तो मैं अक्सर खुद से ये पूछता हूँ कि पहले डायनासोर्स आए या डेटीज? Interesting. मेरे पर्सपेक्टिव से तो आई वुड से लाइक देखिए, अगर आप जिस हिसाब से रिलीजन इज इंटेंडेड, deities have always existed, like, right? The Advaita perspective is जो भी हो रहा है, the पूरा यूनिवर्स, वो हमेशा से उन्हीं स्पिरिट से, उन्हीं एनर्जी से वही गवर्न हो रहे हैं. एटम में भी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के आसपास, यू कैन से दैट इज अ विल ऑफ गॉड, लाइक दैट इज हाउ द सिस्टम इटसेल्फ केम. दैट इज वन स्कूल, वन वे ऑफ लुकिंग. एंड दूसरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, विच प्रॉबली सम वुड से इज द वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग, बट डेटीज कुड बी एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड कल्चर्स. एंथ्रोपोमॉर्फाइज मतलब एक कोई कॉन्सेप्ट को आप इंसानी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो ताकि उसको रिलेट करना ईजी होगा. सो रादर देन सेइंग कि ओ धूप हीट स्ट्रोक दे रहा है, यू कैन से कि आज सूर्यदेव बहुत गुस्से में है. एंड दैट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इन अ वर्ल्ड जहाँ पे साइंस डेवलप नहीं है, जहाँ पे रैशनैलिटी हम ये नहीं सोच रहे हैं. एंड यू नो, हमें सपने आते हैं, क्रेजी सपने आते हैं. व्हाट इज ऑल दैट? लाइक पीपल वुड हैव ट्राई टू रैशनलाइज इट इन सम फॉर्म. तो आई थिंक जो आइकॉन हम एक बनाते हैं एक समझने के लिए, वेस्ट में उसको गॉड से माना जाता है, जबकि आई थिंक हमारे ट्रेडिशंस में हम मानते हैं कि इंसान हो या ना हो, द होल कॉस्मोस हैज ऑलरेडी बिन. मे बी शायद उस टाइम पे भगवान थे, डेटीज थे, और वो शायद उन डायनासोर्स के कर्म को भी इवेलुएट कर रहे थे कि मे बी अगर तुमने गलत किया, व्हाई नॉट, लाइक कोई भी सिस्टम में लाइफ, फॉर एग्जाम्पल लाइफ ही क्यों ओरिजिनेट हुई है, अगर हम उतना में भी देखेंगे, आई फील लाइक लाइफ एक सिंपल सिस्टम से ओरिजिनेट की होगी. जब 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स आके अरेंज किए होंगे और उस सिस्टम में सॉर्ट ऑफ एक नीड ट्रिगर हुआ होगा कि मुझे अपने पैटर्न को बजाय रखना है, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं होना. शायद मैं उस पैटर्न के साथ जुड़ लूँ और वो पैटर्न मेरे को ऑक्सीजन देगा, मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा. और ऐसे करके मॉलिक्यूल्स और पैटर्न्स जुड़ने लगे, और धीरे धीरे करके मे बी कॉन्शियसनेस एंड लाइफ केम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस इनऑर्गेनिक things. I can explain कि maybe this is how the will of universe came about, कि universe खुद alive हुई because it wanted to become more complex. I side with that perspective. I feel ये entire चीज़ एक just एक project है to explore कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है. And शायद अभी हम इंसान हैं, AI merge हो जाए और हम कुछ और ही बन जाएं. एंड चाहत तो इंसान का भगवान बनने का ही है कि हम उसके साथ जाके मिल जाएं. अभी पहले हम उसको मंत्रों के साथ करते थे, अभी हम उसको AI रोबोटिक्स के साथ हम कर रहे हैं कि यू नो देयर आर पीपल जो चाह रहे हैं एजिंग को ही सॉल्व कर लें, हम कभी मरे ही ना. दैट इज ऑल यूनिवर्स ट्राइंग टू पुश दैट लिमिट आगे, पुश दैट लिमिट आगे. एंड दैट वे आई फील लाइक वो इंसान तो बस एक तरीका है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. शायद इंसान नहीं भी हो तो वो चीज़ मैजिकली डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, वो स्टिल होगी, किसी तरीके से एक्सप्रेस करेगी. नवल रविकांत ने मुझे बोला था कि ही बिलीव्स इन क्रिएटिंग अ फैमिली एंड हैविंग किड्स, क्योंकि खुद के एवोल्यूशन के बारे में सोचे ह्यूमन बीइंग होने के नाते. तो बेसिकली आपके परदादा बंदर थे, बंदर के परदादा श्रू थे जो डायनासोर के मीटियोर स्ट्राइक के दौरान जमीन में छिप गए.
श्रू के परदादा इवेंचुअली सम काइंड ऑफ रेप्टाइल, Hmm. रेप्टाइल के परदादा फिश, Hmm. फिश के परदादा माइक्रोसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Hmm. वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक मिस्ट्रीज इज दैट माइक्रोसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल की लाइफ होती है, वो कहाँ बिल्कुल. से आई हमें पता नहीं. Hmm. द कंजेक्चर्स दैट जब अर्थ पे पानी था Hmm. तो एक कॉमेट ने आकर अर्थ को हिट किया Hmm. and it was probably carrying some microorganisms from another planet Hmm. which existed once upon a time. I think I recently also came across like an asteroid where they have found all the 5 building blocks जो life को चाहिए होता है, amino acid. So maybe yeah, there can be a lot of truth to it. ये जो लॉजिक है कि शायद उस कॉमेट में माइक्रोसेल्युलर लाइफ थी, Hmm. इट्स इन लाइन विद योर लॉजिक ऑफ यूनिवर्स वांट्स टू कीप फॉरवर्ड प्रोपेलिंग कॉन्शियसनेस. Hmm. एंड इट ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन टू यू, Hmm. क्योंकि आपने वेद की पढ़ाई करी है. Hmm. वेस्ट में करंटली बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं कॉन्शियसनेस को लेकर, बिकॉज ऑफ दिस होल AGI थिंग कि Right. AGI आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सेंटिएंट होने वाला है, इट्स गोइंग टू हैव इट्स ओन इमोशंस वगैरह. Hmm. Okay, so it's forcing philosophical conversations on consciousness. Hmm. ये शायद इस पॉडकास्ट का आखिरी चैप्टर है. Hmm. हमें भारतीय होने के नाते कॉन्शियसनेस के बारे में जानना भी चाहिए कि नहीं, और हमारे शास्त्रों में कॉन्शियसनेस को लेकर क्या सिखाते हैं. प्लस एक और सवाल है, कॉन्शियसनेस की ना कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. हर इंसान कॉन्शियसनेस को एक अलग डेफिनेशन से डिफाइन करेगा. Hmm. But what is the closest thing in Shastras to consciousness discussion? I think the Indian tradition was one of the first traditions जिसने consciousness का एक serious exploration explore किया था at a time जब कुछ cultures में मन का concept भी नहीं था. हम लोग चित्त, प्राण और ऐसे abstractions के बारे में सोच रहे थे, डीप अध्ययन कर रहे थे. आई थिंक आई हैड हर्ड फ्रॉम अ सदगुरु वीडियो वेरी सेड कि मन के 16 कोश होते हैं, चित्त के भी अलग अलग सटल फॉर्म्स ऑफ द माइंड एंड कॉन्शियसनेस. तो I feel like this tradition has always been interested in the inner life, of the inner workings of ध्यान जब हम करते हैं, that like connecting with your chetana, connecting with your consciousness, which almost like वो आपको ability देती है to download information from some higher source, right? Artists जो भी होंगे हमारे audience में, they will experience it. That is when the art movement strikes aha, and you will feel it कि वो idea आपके अंदर से नहीं आया. It almost like you downloaded it from somewhere. So that kind of mystic aspect I feel हमारे culture में हमने बहुत उसको ना जस्ट समझा है, नाम दिया है, बट उसको होन करने के लिए हमने इतनी सारे साधनाएं क्रिएट किया है. एंड वी सी द प्रीकर्सर्स ऑफ ऑल ऑफ दैट इन आवर वेदास. वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड आई थिंक इट हैपेंड. जब सोमा में लोग पान कर रहे थे एंड दे वर कनेक्टिंग विद द कॉन्शियसनेस, वो एसेंशली यही कर रहे थे. वो अपने कॉन्शियसनेस का इंजीनियरिंग कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू सी कि वो किस स्टेट पे जा सकते थे and they could connect with that universal consciousness जिसके साथ ये सब आ सकती है. Now in the modern day context, should modern day Sanatanis think about consciousness, think about ये? Definitely. I think this is something that gives you the ability to apply your हज़ारों साल का विजडम इनटू समथिंग जो आप बिल्ड कर सकते हो, जो आप चीज़ कर सकते हो. नाउ वी हैव लाइक एन एल्गोरिदम या समथिंग जिसमें हम एक मेटल को पावर दे दिए सोचने के लिए, बट इसको कैसे कनेक्ट करना है, मेमोरी लेयर क्या बनाना है, चित्त करके क्या है, इंग्लिश में तो वर्ड भी नहीं है चित्त के लिए. बट क्या होता है चित्त? इट्स अ सूक्ष्म फॉर्म ऑफ माइंड जो आपके आत्मन और आपके एक्सटर्नल के बीच में बहुत सारे लेयर्स होते हैं. एंड वी आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट कि ये जो LLMs हैं इसमें फुल्ली इंटेलिजेंस नहीं है, अभी तक ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. तो सैम ऑल्टमैन एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर सेइंग कि हमें वो राइट आर्किटेक्चर नहीं मिला है अभी तक जो कि इंसानी इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली कर पाए. एंड दैट इज़ वेयर आई फील लाइक द इंडियन ट्रेडिशन कैन एक्चुअली फिल अ लॉट ऑफ वॉइड्स. क्योंकि हमने जितना सोचा है कॉन्शियसनेस के बारे में, मन के बारे में, आई डोंट थिंक किसी और कल्चर ने उतने डेप्थ में इसको सोचा है. द फर्स्ट सीरियस इंक्वायरी ऑफ द माइंड वेस्ट में इट स्टार्टेड विद फ्रॉयड एंड यूंग, जिन्होंने सबकॉन्शियस कॉन्शियस नाम देकर
वो स्टार्ट किया था 3 खांचों से, बट लाइक वी हैव गॉन वे बैक एंड देयर आर स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट्स जो आई थिंक लोगों को पढ़ना चाहिए. आई थिंक पतंजलि के सूत्रास वुड बी, आई थिंक समवेयर आई वुड स्टार्ट. वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड रिकमेंडेड कि वो कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डीपली वो सोचते हैं, सो दैट इज़ वेयर आई वुड से दैट वी स्टार्ट. तो आई थिंक कमिंग बाय विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बोला था, हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, एंड जस्ट बिकॉज कुछ पुरानी है does not mean it's any less relevant. All the more, अगर कुछ चीज़ पुरानी है और वो अभी तक survive की है, उसमें कुछ तो ऐसा है जो कि withstand की हुई है across all of this. Why else would thousands of generations of people give their life to, you know, memorize something and transmit it orally? I think so all the secrets are there with us, all the potential is there with us. बस हमको अपने ही roots में रहकर एक modern world citizen बनना है, and I think we can fill a lot of these holes that science is currently struggling with. Mind bending podcast. What a beautiful yajna we did. Mind blowing podcast. अब कह रहे हो beautiful yajna we did. Very Vedic thing to say. Very Vedic thing to say. This is literally what yajna is. Inputs, all the equipments are here. We're giving our life force energy, and this will bear fruits. Like now, this is like in a good way. This is a virus. Now this will have a life of its own. This information now lives and travels. I think हम दोनों ने जो हमें था वो हमने कर लिया, and I think this has we passed it on. This is a yajna. No, I'm glad यार. किसी भी ऐसे टाइप के पॉडकास्ट में ना पूरे रूम में एक एनर्जी फैल जाती है. It doesn't happen every day. सादगी है रूम में. मैं बस कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमने अभी 6 घंटे की रिकॉर्डिंग करी है, ये इंटरनेट पर हम अपलोड करेंगे, बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे, बट द ट्रूथ इज जब इनवेरिएबली एक मीटियोर अर्थ पे गिरेगा तो दुनिया के सारे मेमोरी कार्ड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इंटरनेट भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारा ये पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाएगा. तो मे बी जिन जिन लोगों तक ये वाला पॉडकास्ट पहुंचा है, इट वाज प्रीडेस्टिन्ड फॉर देम इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. दैट्स ऑल आई वांट टू से. Everything happens for a reason. Yeah. I really feel कि जिन जिन लोगों ने एटलीस्ट इस पॉइंट तक पूरा पॉडकास्ट सुना है, and I'm sure they've listened to episode 1 as well, and if you haven't, please go and see the prequel episode. They were all with us in this havan. So let's see what happens now. Any signing off note from the 6 hours? Keep the fire continued. That's what our ancestors have been doing. Like, you know, हमारा काम है engine बनना for that fire. वो फायर हम रहें ना रहें, वो फायर चलता रहेगा, बट लेट्स बी लाइक द परफेक्ट वेसल फॉर दैट फायर, एंड या नेवर लूज दैट पावर टू कंटिन्यू दैट फायर अहेड. Ash भाई, थैंक यू. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. क्विक इंटेंशन सेटिंग. ठीक. मेरे लिए आई प्रे टू वरुणा एंड आई होप ही इज देयर इन दिस एपिसोड, यू नो, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी कभी ना वो खो गए हैं अवे फ्रॉम अस, एंड आई वांट टू पुल हिम बैक फ्रॉम वेयरएवर ही इज, कि मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. ऑन सम लेवल असैसिन्स क्रीड, ऑब्वियसली आपको पता है कि असैसिन्स क्रीड क्या है. आई नो द गेम. कि आपके खून में आपके एंसेस्टर्स के मेमोरीज हैं. दैट्स द लॉजिक ऑफ असैसिन्स क्रीड. तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज डूइंग एन असैसिन्स क्रीड फॉर एंशिएंट इंडिया. तो वही एंसेस्टर्स एनर्जी आई होप इज इन दिस वन. वो मेरी इंटेंशन है. बिल्कुल. एंड थर्ड इंटेंशन इज प्रॉब्ली मेरे जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी के 8th हाउस पे फोकस्ड हैं, ऑकल्ट. I don't know why, but that's one more energy I want to welcome into this one. It's very अथर्ववेद centric. Definitely यजुर्वेद, सामवेद के बारे में बातें होंगी, but मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते ना, I need to sometimes listen to my inner beat. I feel like bringing back some occult. Yeah. कुछ है intentions आपकी? I think this will be like a complement to our first episode. So जहाँ पे हमने इंद्र का वो दिया, we will explain what happened in the other side. So I hope like that comes out, and may Lord Varuna also bless us.